नमस्कार आप सभी का हमारी आज की एक और प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी क्लास में। हम लोग क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं। और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों, हम लोग आप सभी के समक्ष एक बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग सा एक नया अध्याय आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। हमारा ये उदय बैच चल रहा है दोस्तों, और कक्षा 9th में उदय बैच से संबंधित आप देखते हैं कि हमारी ये क्लासेस आप सभी के सामने पेश की जा रही हैं। सामाजिक अध्ययन ये जो हमारा विषय है, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे जो आप देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट रहे थे, उसके जो टॉपिक्स रहे थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। सोशल साइंस में आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा एक भाग है जिसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं संसाधन के रूप में लोग। कुछ कुछ बोर्ड्स में इस चैप्टर को मानव संसाधन के नाम से भी आप देखते हैं कि संबोधित किया जाता है। इकोनॉमिक्स या फिर आपका जो अर्थशास्त्र वाला भाग है, वहां पर आप लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो कुछ बोर्ड में इस चैप्टर को संसाधन के रूप में लोग इस नाम से भी पुकारा गया है, और कहीं पर इसे मानव संसाधन भी कहा गया है। तो चैप्टर कहानी सेम ही है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर का नाम आप थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि चाहे मानव संसाधन हो या फिर संसाधन के रूप में लोग, बस चैप्टर का नाम अलग है, कहानी पूरे तौर पर सेम है। समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों, और अपनी आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किस बिंदु को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में, है ना। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, इससे क्या तात्पर्य होता है, ये समझेंगे। उसके बाद जनसंख्या की गुणवत्ता, है ना। जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश विशेष में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। अब ये जनसंख्या किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दर्शाती है। अगर किसी देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे, वो शिक्षित होंगे, वो आप देखते हैं कि समझदार होंगे, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसी को हम लोग मानव संसाधन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी देश की जो जनसंख्या है, वहाँ की जनसंख्या कैसे उस देश के विकास को प्रभावित करेगी। और शिक्षा के जरिए हम किसी देश के अंदर वहाँ के रहने वाले मानवों का या फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों का कैसे विकास कर सकते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी से संबंधित है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास के चैप्टर का नाम है मानव संसाधन और संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ सकता है, कृपया करके हमें उस सवाल के अर्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवाल आपके सामने आ सकता है दोस्तों कि संसाधन ये जो शब्द है इसका ही क्या अर्थ होता है। क्योंकि अगर हमने संसाधन के अर्थ को समझा तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान होगा। देखिए संसाधन क्या है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको रिसोर्सेस कहा जाता है। संसाधन आप देखते हैं कि हमारे आसपास मौजूद वो चीजें या फिर वस्तुएं हैं जिनके जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिनके जरिए हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुझे प्यास लगी, है ना, मुझे प्यास लग रही है, एक ज़रूरत है, और मैंने क्या किया दोस्तों, प्यास को बुझाने के लिए पानी को पिया, तो पानी एक संसाधन है। तो जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होती हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर देती है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। प्यास लगी, पानी पी लिया, तो पानी एक संसाधन है। ऐसे ही आप देखते हैं कि ठंड लगी तो आपने हीटर को ऑन कर लिया, ज़रूरत महसूस हुई गर्मी को प्राप्त करने की, तो आपने हीटर को ऑन कर लिया, तो इसी को हमने संसाधन कहा। तो संसाधन मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, और उससे हमारा जीवन बहुत बेहतर बनता है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये मानव संसाधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव संसाधन, कि हम मनुष्य को कैसे क्या कर सकते हैं, उपयोग रूपी बना सकते हैं, कि कैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे, लेकिन उसी के साथ साथ वो दूसरों की जरूरतों को पूरा करे और उससे वो अपना जीवन बेहतर करे। तो वो क्या तरीके हैं जिनके जरिए किसी भी मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, मनुष्य को एक बेहतरीन संसाधन बनाया जा सकता है। मनुष्य का संसाधन बनने का मतलब है कि भाई अब इसका प्रयोग पूरे तौर पर किया जा सकता है, और अगर ये इस तरीके का मनुष्य बनेगा तो ये देश के विकास में, समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, और एक एक कर कर हर चैप्टर की जो हमारी ये बिंदु की कहानियां हैं, इसको आप सभी के समक्ष हम लोग रखते रहते हैं। लिखा है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य जरूर करता है ना। कोई भी जो व्यक्ति आपको दिखता है वो कोई ना कोई कार्य जरूर करता है, कोई ना कोई कार्य जरूर करता है आर्थिक तौर पर। जी हाँ, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य जरूर करता है। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा, कोई यूट्यूबर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई किसानी का काम करता होगा, कोई फैक्ट्री में काम करता होगा। तो दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति
कार्य करता है, कोई भी काम करता है और उस काम के बदले उसे पैसा मिलता है, इसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई काम करने के बाद जब आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, रुपया मिल रहा है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो उत्पादन के लक्ष्य के आधार पर हम लोग देखें तो आर्थिक क्रिया क्या होती है वो तो हमने देख लिया। अब इन आर्थिक क्रियाओं को दोस्तों हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहली कहलाती है बाजार क्रिया, ठीक है, और दूसरी कहलाती है गैर बाजार क्रिया। आर्थिक क्रिया समझ में आया? जी हाँ। आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने के बाद आपको पैसा मिलता है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया को हमने दो कैटेगरीज के अंदर बांटा है, पहला है बाजार क्रिया और दूसरा कहलाता है गैर बाजार क्रिया। अब बाजार क्रिया क्या है दोस्तों, ये देखिए कि जब किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से बनाया जाता है ना, कि भाई बाजार क्रिया का मतलब क्या है? आर्थिक क्रिया, कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और करने के बाद उसको पैसा मिल रहा है, इसे आर्थिक क्रिया कहा। आर्थिक क्रिया के दो भाग हैं। सबसे पहला है, आप देखते हैं बाजार क्रिया। बाजार क्रिया का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा उत्पाद, कि हम किसी वस्तु को बना रहे हैं या फिर किसी को सेवा दे रहे हैं या फिर किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सर्विस कर रहे हैं, और उसको करने का या फिर उस चीज को बनाने का उद्देश्य यही है कि भैया जी इससे क्या होगा दोस्तों, इसे हम लोग बाजार क्रिया कहते हैं, है ना। बाजार क्रिया का मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को बना रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, है ना, तो उसको आप देखते हैं कि उसको करने का उद्देश्य यही है कि भैया हम इसको बेचेंगे और इसके बेचने से हमें पैसा प्राप्त होगा, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बाजार क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया में बाजार क्रिया का मतलब है कि हम किसी सामान को बनाए या फिर किसी वस्तु को हमने निर्मित किया, किसी को सेवा दी और वो बेचने के उद्देश्य से ही की कि इसको बेचेंगे, उसी को हम लोग बाजार क्रिया के तौर पर पुकारते हैं। अब गैर बाजार क्रिया क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। आर्थिक क्रिया का दूसरा रूप है जिसे हम लोग गैर बाजार क्रिया कहते हैं। गैर बाजार क्रिया में आप देखते हैं कि जब किसी उत्पाद को, जब किसी वस्तु को, या फिर आप देखते हैं कि जब किसी सेवा को खुद के उपयोग के लिए बनाया जाता है ना, तो इसे हम लोग गैर बाजार क्रिया के तौर पर पुकारते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति है जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि फसल को उगा रहा है और वो फसल को सिर्फ अपने प्रयोग करने के लिए उगाता है कि इसको मैं ही खाऊंगा। कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मालिक किसी वस्तु को बना रहा है, वो सिर्फ अपने लिए ही बना रहा है उस सामान को, है ना। कोई कुर्सी बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का मालिक अपनी फैक्ट्री में सिर्फ अपने लिए ही आप देखते हैं कुर्सी को बना रहा है, तो वो कैसी कहलाएगी दोस्तों, वो गैर बाजार की क्रिया कहलाएगी, है ना। कि आप उसमें जो वस्तु निर्मित हुई है उसे बाजार में बेचने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और आपको दिए गए हैं कि जब किसी किसान के अंदर, जब कोई किसान मंडी में बेचने के उद्देश्य से धान लगाता है, तो उसको हम लोग बाजार क्रिया कहेंगे। कि भाई कोई किसान है, वो जो भी उसकी फसल पैदा हुई है वो उसको क्या कर रहा है दोस्तों, उसको मंडी में बेचने के लिए जाएगा, तो ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी हमारी जो क्रिया होगी उसे बाजार क्रिया के नाम से पुकारते हैं। और वहीं अगर वो किसान क्या करता है दोस्तों, जो फसल पैदा हो रही है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए रखेगा, तो उसको हम लोग गैर बाजार क्रिया कहेंगे। क्लियर हुआ? आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया के दो रूप हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। उसको हमने अच्छे तरीके से आपके सामने रखा है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने रखा गया है और इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने डिस्कशन किया था मानव संसाधन के बारे में, या फिर संसाधन के रूप में लोग, कि हम लोगों को कैसे उनके बेहतरीन रूप में ला सकते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि कहा जाता है कि आपको अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना है, कि आप अपने सबसे बेहतरीन रूप में जब आ जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लाना चाहता है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर किसी देश के अंदर सभी लोग अपने बेहतरीन रूप में आए तो उससे उस देश का, उस समाज का और उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा विकास होता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में, कि अगर हमें अपने देश के अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति जो है उनको उनके बेहतरीन रूप में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें साक्षरता यानी कि उनके पढ़ाई लिखाई की सुविधा करनी होगी, उनको पढ़ने का मौका देना होगा, स्वस्थ होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर सकते। बीमार लोग और बीमार देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मानव संसाधन शिक्षा पे टिकी है, मानव संसाधन आप देखते हैं कि वो स्वास्थ्य पे टिका हुआ है। तो जितने लोग आपके यहाँ पर स्वस्थ होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे, उतने ही आपकी जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। अगर आपके यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, भैया पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं और अस्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास के लिए एक तरीके से भार होंगे। जी हाँ, देश की सरकार पर बोझ होंगे। देश की सरकार को एक तरीके से उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो काम करेगा तो पैसा कमाएगा, कुछ पैसा टैक्स के तौर पे सरकार को देगा, सरकार उसी पैसे को सड़क बनाने में, रोड बनाने में, स्कूल बनाने में प्रयोग में लाएगी। वहीं अगर कोई
व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है तो सरकार अस्पताल में वो रहेगा, तो सरकार के लिए आप देखते हैं कहीं ना कहीं वो, या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए आप देखते हैं कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं भार बन जाते हैं। वहीं शिक्षित लोग जो होंगे, अगर उस देश के लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो शिक्षित व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, उसका खुद का जीवन अच्छा होगा, स्वस्थ रहेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो अपने लिए भी और देश के विकास के लिए भी बहुत बड़ा क्या करता है दोस्तों, एक परिसंपत्ति बनता है, कि देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बनता है। तो एक शिक्षित और एक अच्छी स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब उस देश का जो विकास होता है उसमें बहुत बड़ा आप देखते हैं कि योगदान देगा, है ना। तो किसी भी देश को अगर अपने आप को बेहतर करना है, बेहतरीन से बेहतरीन स्वरूप में लेकर आना है, तो उसका सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वहाँ पर लोगों को शिक्षित करना होगा, अच्छे से अच्छे तौर पर लोगों को पढ़ाना होगा, और उसी के साथ साथ आपको लोगों को मजबूती से मजबूती के तौर पर ज्ञान भी देना होगा। तो लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो वो फिर वो बाहर नौकरियां जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जब उनको नौकरियां मिलेंगी, है ना। अब आप देखते हैं कि एक अगर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ हमें दिखता है एक शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अशिक्षित है, और दोनों की एज अगर सेम है, मान लीजिए कि दोनों हमें देखते हैं कि 21-21 साल के हैं, ये भैया जी 21 साल का व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, कॉलेज से निकला हुआ है, और ये जो व्यक्ति है ये पढ़ नहीं पाया है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ज़्यादा संभावना है अपने जीवन को बेहतर करने की। इसे अच्छा काम मिल सकता है, इसे ऐसा काम मिल सकता है जहाँ से ये ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ये पैसा कमाएगा तो इससे इसका घर अच्छा होगा, इसके परिवार के लोग अच्छे रहेंगे, ये जो पैसा कमाएगा इसमें से कुछ पैसा ये देश की सरकार को टैक्स के तौर पर देगा, सरकार यही टैक्स का पैसा जो होगी वो देश के विकास में लगाएगी, सड़कें बनाएगी, स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, है ना। तो एक शिक्षित व्यक्ति अपना विकास भी कर रहा है और देश के विकास में भी ज्यादा योगदान देता है। वहीं एक अशिक्षित व्यक्ति है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप देखते हैं कि उसको छोटी मोटी ही आप देखते हैं कि नौकरी मिल पाएगी, मजदूरी कर सकता है वो बेचारा, मजदूरी में उसको बहुत कम पैसा मिलेगा, तो वो अपना परिवार को भी ध्यान से नहीं रख पाएगा, अपनी भी जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि वो देश के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से भार रूपी हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उसके परिवार के ऊपर, देश के ऊपर, समाज के ऊपर आ जाती है ना। तो एक शिक्षित व्यक्ति समाज में ज्यादा योगदान दे पाता है, समाज को बेहतर कर सकता है, खुद का विकास कर सकता है और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। वहीं अशिक्षित व्यक्ति और जो बीमार व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए देश की सरकारें, देश के अंदर आप देखते हैं कि सरकारें आखिर क्यों कहती हैं कि सब पढ़ें, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जितने लोग ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा उनके आगे काम करने के अवसर मिलेंगे, और ज्यादा लोग अगर काम करेंगे तो ज्यादा देश की सरकार के पास पैसा आएगा, और उससे फिर देश का विकास होगा और उन लोगों का भी विकास होगा। इसीलिए साक्षरता पर, या फिर आप देखते हैं कि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा है कि शिक्षा से, है ना दोस्तों, शिक्षा से किसी भी आदमी की साक्षरता और कुशलता बढ़ जाती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा, जैसे हमने देखा, उसके सोचने समझने का जरिया खुल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ना अपने अधिकार पता होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को सही और गलत की अच्छी समझ होती है, पढ़े लिखे व्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता। पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा ना, तो वो उसके खिलाफ बोल लेगा। वहीं जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, उनको दबाया जा सकता है। तो शिक्षित व्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता, उसने अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अपना विकास सही तरीके से कर सकता है, ज्यादा पैसा कमा सकता है, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा से हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा साक्षर बना सकते हैं। साक्षर का मतलब कि वो पढ़ और लिख सकता है और उसकी कार्य कुशलता बढ़ सकती है, कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम को बेहतर कर सकता है। अच्छा, शिक्षा से ही समाज के अंदर आप देखते हैं कि वो उन्नति होती है। शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसकी सोचने समझने का नजरिया बहुत अच्छा हो जाता है, वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, वो समाज में हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर तोलता है, और उसी के जरिए आप देखते हैं कि उससे समाज उन्नति की ओर जाता है। किसी भी समाज में जहां पर शिक्षित लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग मुख्य तौर पर एक अच्छा स्वरूप निर्मित करते हैं, और अशिक्षित लोगों का भी लाभ होता है। जहां पर अगर आप देखें एक ऐसा समाज है, मान लीजिए कि ऐसा समाज है जहां पर 70% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग अशिक्षित हैं, तो ये अगर ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अशिक्षित लोगों के लिए भी लाभदायी हो जाते हैं, है ना। तो जो अगर ऐसा समाज है, कोई ऐसा देश है जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, कम पढ़े लिखे कम है,
तो पढ़े लिखे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से कम पढ़े लिखे लोगों पर आप देखते हैं कि उनके लिए भी फ़ायदा हो जाता है, वो उनको अग्रसर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि देश के अंदर जो सरकार है वो शिक्षा के प्रसार पर क्या करती है, नए नए कदम और नए नए कानून लाती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया जी अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो देश के अंदर ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा। तो भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि लोगों के विकास के लिए, मानव लोगों को एक बेहतरीन संसाधन बनाने के लिए, लोगों को देश के विकास के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा पर बहुत सारे कार्यक्रम और कानून सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी में से हम देखते हैं कि स्कूल में जो छात्र रहते हैं उनके ठहरने के लिए आप देखते हैं कि सरकारें मुख्य तौर पर बेहतरीन काम करती हैं। हमारे देश में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, इन सरकारी स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा सरकार जो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो उनके द्वारा दिलाई जाती हैं और देश में लोगों को शिक्षित करने का कोशिश की जाती है। देश के अंदर आप देखते हैं कि 49% जो जनसंख्या है वो हमारी लड़कियों की है। तो अगर आप देखें कि देश के अंदर लड़कियों को शिक्षित करने की बात की जाती है, क्योंकि अगर लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा तो बड़े तौर पर आप देखते हैं कि उनसे भी अगर एक माँ शिक्षित हो जाती है तो पूरा समाज आप देखते हैं कि शिक्षित होता है। और क्योंकि भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा आप देखते हैं कि पकड़ होती है घर पर, परिवार पर, समाज पर, और इसी वजह से पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं पढ़ाई करने के। लेकिन महिलाओं को शिक्षित करने पर ज़्यादा सरकारें फोकस करती हैं, क्योंकि महिलाएं देश में आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में है। अगर वो शिक्षित होंगी तो उनसे उनका विकास होगा, और अगर महिलाओं का विकास होगा तो इससे देश का विकास होगा। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि महिलाओं के शिक्षित हो जाने से, अगर एक महिला पढ़ती है तो उससे पूरा का पूरा आप देखते हैं उसका खानदान, उसका परिवार पढ़ने की संभावना बन जाती है। भारत में जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, पंचवर्षीय योजना का मतलब कि देश में हर 5-5 साल के लिए आप देखते हैं कि देश की सरकार कुछ प्लान्स बनाती थी, और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, 5 सालों के लिए थी ये। तो इसमें यही कहा गया था कि मुख्य तौर पर जो शिक्षा का बजट था वो आप देखते हैं कि 151 करोड़ रुपए था, है ना। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी आज़ादी की एकदम बात की, उसमें सिर्फ 151 करोड़ रुपए ही हमने देश की शिक्षा पर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको आती हुई दिखती है उसमें 43,825 करोड़ रुपए, देखिए 151 करोड़ रुपए से 43,825 करोड़ रुपए की हम तरफ जो बढ़े हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि सरकारों को समझ में आया है ना कि हमें शिक्षा पर ही काम करना होगा, क्योंकि लोगों को शिक्षित किया शुरुआत में, उनसे जो पैसा आया फिर उन्हीं पर लोगों पे ही लगाया गया, और लोगों को शिक्षित किया। जब ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास आप देखते हैं कि उतना ही ज्यादा होगा। तो शिक्षा के ऊपर आप देखते हैं कि बड़े तौर पर किया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो आप देखते हैं कि ये और बड़े अंतर पर आप देखते हैं कि पहुंचता चला गया। वहीं अगर हम लोग देखें कि साल 1950 से साल 1951 में जो देश की जीडीपी थी, देश की जीडीपी का मतलब क्या हुआ, है ना, जीडीपी को हम लोग सिंपल तौर पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, है ना। और सकल घरेलू उत्पाद को, है ना, इसका अर्थ क्या होता है ये समझिए। अगर हम लोग कह रहे हैं जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब है कि आपके देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, आपके देश में जितनी भी वस्तुएं हैं और आपके देश में जितनी भी सेवाएं हैं, सेवा का मतलब कि आप किसी का इलाज कर रहे हैं उसके बाद आपको पैसा मिलता है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में कितनी वस्तुएं आपने बनाई, कितनी चीज़ों को आपने बनाया और कितनी सेवाओं को आपने दिया, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में कितनी वस्तुओं को और कितनी सेवाओं को दिया गया, उसकी जो कीमत होती है दोस्त, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर देश में ज़्यादा वस्तुएं बनेंगी, ज़्यादा सेवाएं दी जाएंगी तो देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी। वहीं अगर सेवाएं नहीं दी जाएंगी, वस्तु नहीं दी जाएंगी, तो जीडीपी आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, गिरते हुए दिखती है। याद कीजिए साल 2020 का समय, साल 2020 में देश में कोरोना आ गया था, और कोरोना के आ जाने की वजह से देश में सारी फैक्ट्रियां बंद, कोई सामान नहीं बन रहा था, देश में किसी को कोई सेवा नहीं मिल रही थी, डॉक्टरों का इलाज नहीं मिल पा रहा था। आप देखते हैं कि आप घर में डिलीवरी वाले को बुला रहे थे तो वो नहीं आ पा रहा था, तो सेवाएं भी बनती देश में, और देश में उस समय आपको दिखता है कि वस्तुएं भी बनती। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसा समय जहां पर वस्तुएं नहीं बन रही और सेवाएं नहीं हो पा रही, उस समय साल 2020 में देश की जीडीपी गिरी थी कि उठी थी, तो आप बता पाएंगे कि दोस्तों देश की जीडीपी गिरी थी। तो आपको समझ में आया जीडीपी का मतलब क्या है, जितनी वस्तुएं हैं, जितनी सेवाएं हैं, उसकी जो एक्चुअल कीमत है या फिर जो उसका मूल्य होता है उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ज़्यादा वस्तुएं बनेंगी, ज़्यादा सेवाएं दी जाएंगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और वस्तुएं बिल्कुल नहीं बन पाएंगी, कम बनेंगी या फिर सेवाएं नहीं दी जाएंगी तो उससे जीडीपी गिरेगी। तो देश के अंदर
हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी ये जो जीडीपी होती है, इसके अंदर आप देखते हैं कि हमारी शुरुआती जो सरकार रही थी, देश की देश की टोटल जीडीपी का, देश के पूरे खर्चे का मात्र 0.64% ही खर्च किया जा रहा था शिक्षा के ऊपर। लेकिन फिर अगर हम लोग 2003-2002 के आंकड़ों को देखते हैं, तो देश के खर्चों का 3.8% खर्चा हम लोग देश की शिक्षा पर कर रहे थे, है ना। और 2015-17 में आप देखते हैं कि 2.7% के आसपास रहा। तो एक बड़े नंबर पर आप लोग देखते हैं कि देश में हम लोग शिक्षा को क्या कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वहीं देखा जाए कि भारत में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो बहुत कम लोग जो थे वो साक्षर होते थे। साक्षर का मतलब कि वो अपना नाम लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो भारत में आज़ादी के समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। और साल 1951 में हम लोग देखें कि 18% लोग जो थे, मात्र वो क्या थे दोस्तों, साक्षर थे। साक्षर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 साल से बड़ा है, 7 वर्ष से बड़ा व्यक्ति, जो अपना नाम लिख सकता है और अपना नाम पढ़ सकता है। तो भारत में पढ़ा लिखा उसे कहा जाता है जिसकी आयु 7 साल से ज्यादा है। जो अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है उसे ही साक्षर या फिर लिटरेट कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर जब हमें आज़ादी मिली थी 1951 1952 के आंकड़े जो हमारे सामने दिए गए हैं, उस समय के आसपास मात्र 18% लोग साक्षर हुआ करते थे। लेकिन 2011 में ये 70% बढ़ा है। और इसके पीछे वजह यह है कि देश में सरकारी स्कूलों को खोला गया है, देश के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों को लगाया गया है, देश में सरकारों ने बड़े स्तर पर शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश की है। वहीं अगर हम लोग महिलाओं की तुलना में देखें, तो जो हमारे पुरुष लोग हैं वो अधिक साक्षर रहे हैं, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो महिलाएं रही हैं ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि उनको ज़्यादा शिक्षित होने का अवसर नहीं मिल पाया। तो साल 1951 से अगर हम लोग देखें, तो जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो 30% थी, महिलाएं 10% से भी कम है। 1961 में पुरुष जो है दोस्तों, ग्रीन वाले जो हैं ये मेल है ना, ग्रीन वाले पुरुष जो हैं दोस्तों, उनका साक्षरता दर 40% रहा। महिलाएं आप देखते हैं कि 20% से नीचे 18-19 के आसपास रहीं। वहीं 1971 में पुरुष 50% के आसपास रहे, महिलाएं उनसे भी कम। फिर ऐसे ही अगर आप लोग देखें कि पुरुषों का जो साक्षरता दर था वो तेजी के साथ बढ़ता चला गया। और अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों साल 2011 के आसपास, तो वो हमें कितना दिखता है, वो हमें 74 के आसपास दिखता है ना। तो 74% के आसपास हमारे पुरुष देश के अंदर हमें साक्षर दिख रहे हैं। महिलाएं अभी भी आपको दिख रहा है दोस्तों कि लगभग 54% के करीब हमें साक्षर दिख रही हैं, है ना। तो आज़ादी से धीरे धीरे तो आप देखते हैं कि ये जो स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं को शिक्षित का अवसर नहीं मिला है। भारत की बात की जाए तो भारत में जो हमारा केरल राज्य है, वहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग आपको साक्षर दिख जाते हैं। तो हमारे केरल राज्य में लगभग 90% से ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि हर 100 में से 90 लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने नाम को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं केरल में। और वहीं दूसरे राज्यों की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ पर हालात अभी ख़राब हैं। जैसे भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा को अभी भी मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पर शिक्षा को बेहतर करने की ज़रूरत है। भारत के ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के हैं, जो सीमाओं में हैं, जो गांव की तरफ है, वहां पर भारत की सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। भारत के अंदर सरकारी स्कूलों में भारत की सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के जरिए देश की शिक्षा को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इसी कार्यक्रम के तहत भारत में जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की है, उनको सरकार क्या कहती है कि वो स्कूल में आएंगे, सरकारी स्कूल में, और उनसे बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। सरकारी स्कूल की भी कुछ फीस होती है ना, वो कक्षा 9 से आपको देनी होगी। तो जो 6 से कक्षा 14 तक के बच्चे हैं, जो 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे हैं, है ना, यानी कि पहली से 8वीं तक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सरकार पूरे तौर पर पूरी शिक्षा फ्री देगी। आपकी किताबें भी दी जाएंगी और उसी के साथ साथ आपको मिड डे मील भी मिलेगा। मध्याह्न भोजन का मतलब कि बच्चों को खाना भी नहीं मिल पाता घर पे, तो बच्चों को खाना देने के लिए अच्छे तौर पर उनको एक उनका स्वस्थ बना रहे, है ना। अगर हम लोग छोटी उम्र में, जो गरीब बच्चा है जिसे खाना नहीं मिल पा रहा, तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो देश के विकास में अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएगा, देश का विकास नहीं कर पाएगा। तो लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए देश के अंदर मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए बच्चों को खाना मिलता है तो वो फिट रहते हैं, अच्छा खाना होता है, वो उनकी बॉडी पूरे तौर पर स्वस्थ रहती है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उनको शिक्षा का भी मौका दिया जाता है ना। और फिर 9th के बाद बहुत कम, बहुत मिनिमल अमाउंट में आप देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो उस शिक्षा के जरिए आप देखते हैं कि सरकार लोगों को एक बेहतरीन संसाधन बना रही है, एक बेहतरीन रूप में उनका बहुत ही अच्छा वर्जन उनके सामने प्रस्तुत कर रही है।
ठीक है। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के ये जो शुरुआती बिंदु रहे थे कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगी और उससे उस देश का किस तरीके से बेहतर होने की संभावना बन सकती है, उसको हमने देखा। आज की क्लास से संबंधित हमारे जो सवाल हैं दोस्तों, उनको एक एक कर हम लोग आपके सामने रखते हैं। क्विज के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का बजट कितना था। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें हमने शिक्षा का बजट कितना रखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर को बताइए। तो हमने पहली शिक्षा जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 में शुरू होती है, उसमें 151 करोड़ रुपए देश की शिक्षा के लिए अलॉट किए थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते चले गए। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भारत में वर्तमान समय में? सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जहां पर अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है, और वो है हमारा केरल राज्य। तो भारत में अगर आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर केरल राज्य जो है वो सबसे ज्यादा आपको साक्षर दिखता है। अगला सवाल आपके सामने है कि 2007 17-18 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हुआ था। तो 2017-18 में हमारे देश में जो हमने देश के जो टोटल खर्चा था उसमें से कितना खर्चा देश की शिक्षा पे किया था। जो भी खर्चा था उसमें देश की शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ? 3%, 2.7, 5%, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक अच्छा सवाल है और कॉमेंट में अपने आंसर को आपको देना है ना। जल्दी बताइए दोस्तों, 2017-18 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, और हमने 2.7% इस पर खर्च किया था बेटा, ऑप्शन बी। और सन 1951 में शिक्षा का कितना प्रतिशत खर्च किया गया था देश के जीडीपी पर? तो देश की जीडीपी, देश का जितना भी खर्चा था उसमें से शिक्षा पर हमने कितना खर्चा किया 1950 से 1951 में, ये पूछा जा रहा है। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी 0.64%, 6.4%, 6%, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको अपने आंसर्स को पेश करना है। आप सभी को पता है कि 1950 से 1951 तक मात्र 6.4%, 0.64% ही, है ना, हमने देश के खर्चों में से मात्र 0.64% ही देश की शिक्षा पर खर्च किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल है ही नहीं दोस्तों। यहाँ तक तो हमने अपनी आज की क्लास के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे उनको एक एक कर आप सभी के सामने रखा। हमारे जो चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग या फिर मानव संसाधन, इसका आज ये लेक्चर नंबर 1 था। आज की क्लास में हमने मुख्य तौर पर क्या पढ़ा? अभी तक हमने आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसमें बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया को देखा। उसी के साथ साथ किसी भी देश के अंदर अगर लोगों का विकास करना है तो उसमें अगर आपको अपनी जनसंख्या की गुणवत्ता को बेहतर करना है तो उनके लिए शिक्षा बहुत बड़ा योगदान देगी। लोग शिक्षित होने चाहिए और लोग स्वस्थ होने चाहिए। अगर किसी देश में शिक्षित लोग हैं और स्वस्थ लोग हैं तो वो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं अगर ऐसा देश है जहां पर लोग बीमार रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो देश के विकास में और अपने विकास में कोई योगदान नहीं दे सकते। वो देश के लिए आप देखते हैं कि ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होता, वो अपना जीवन भी बेहतर नहीं कर पाते और देश के लिए भी ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते। तो रिवीजन में हमने इन बिंदुओं को देखा। अब दोस्तों आप सभी को कहते हैं शुक्रिया। आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। और उस लेक्चर नंबर 2 में ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन के रूप में लोग या फिर मानव संसाधन, इसके और बिंदु जो हैं शिक्षा के अलावा भी स्वास्थ्य, उसी के साथ साथ और भी इसके प्रारूप होते हैं, उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में, और बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मानव संसाधन लोगों को बनाने के लिए क्या और बेहतरीन स्वरूप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।